दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ई ज्ञान लाइट पे। हम लोग अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश पेडागोजी के जो कमिंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। सीटेट में भी पिछले बार आए थे इससे क्वेश्चंस, और ये टॉपिक नेक्स्ट सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो भी टर्म्स रिलेटेड हैं इस थ्योरी से, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो क्या है, वो पहले लैंग्वेज के अलावा जो यानी मदर टंग के अलावा जो दूसरा लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं वो कहलाता है सेकेंड लैंग्वेज। तो उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या बताया था कुमिन्स ने इसके बारे में, कौन कौन से टर्म्स दिए थे इससे रिलेटेड, वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिग्स एंड कैल्प, ये पिछली बार एग्जाम्स में भी आए थे, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो हो सकता है इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाएं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो टर्म है वो है बिग्स। बिग्स का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका ये जो है बिग्स क्या है, नेटिव स्पीकर फ्लुएंसी है। यानी एक इंसान जब कोई लैंग्वेज सीखता है, यानी जब सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, मदर टंग के अलावा जो दूसरा लैंग्वेज सीखता है, उस लैंग्वेज को सीखने में उसको कितना टाइम लगता है, 2 या 3 साल जो है उसको नेटिव स्पीकर फ्लुएंसी लाने में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारी मदर टंग नहीं है, तो उस तरह के लैंग्वेज को सीखने में हमें एक जो बोलने में जो फ्लुएंसी आती है, उस लैंग्वेज को बोलने में जो फ्लुएंसी आती है, उस तरह की फ्लुएंसी वो कैसी फ्लुएंसी होती है जो नेटिव स्पीकर्स की है। यानी जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, मान लीजिए हमारा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उस इंग्लिश को बोलने में हम लोग बहुत जल्दी उसको सीखने के लिए फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे, बहुत फ्लुएंसी से उसको नहीं बोल पाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन 2 या 3 साल में हम उस लैंग्वेज को इस तरह से बोल पाएंगे जैसे नेटिव स्पीकर्स कहते हैं। नेटिव स्पीकर्स का मतलब है जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, जिनका इंग्लिश मदर टंग है, उनकी तरह फ्लुएंसी लाने में हमें 2 से 3 साल लग जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिग्स। ओके, यानी जब सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम लोग सीखें तो उसको सीखने में 2 या 3 साल लग सकते हैं। कैसा सीखेंगे हम लोग, जिस तरह नेटिव स्पीकर्स कहते हैं। नेटिव स्पीकर्स मतलब जो इंग्लिश जिनका मदर टंग है उनकी तरह बोलने में हमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। इसी टर्म को कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब दूसरा है कैल्प, इसी से रिलेटेड है यहाँ पे हमारा कैल्प। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए दोस्तों, बिग्स का मतलब अगर हम लोग कोई लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो उसकी बोलचाल की जो ज़बान है वो तो हम सीख ली हमने, लेकिन उसके बाद दूसरा पड़ाव जो आता है वो आता है कैल्प का। यानी जब हमारा कम्युनिकेशन हमने डेवलप कर ली किसी लैंग्वेज की, बिग्स को अडेप्ट कर लिया, बिग्स सीख लिया, यानी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हमने सीख ली, उसके बाद सेकंड पड़ाव आता है, वो होता है कैल्प। कैल्प का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये क्या है, बिग्स के बाद आता है, यानी बिग्स पहले आता है उसके बाद कैल्प आता है। इसको सीखने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एकेडमिक लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, यानी बोल चाल से ऊपर उठ के जब हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, या फिर कुछ भी राइटिंग स्किल सीखने में उस लैंग्वेज को कहते हैं कैल्प। किसी भी सेकेंड लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं उसका राइटिंग स्किल को सीखने में वो जो वक्त लगता है वो होता है 5 से 7 साल का, और उसी को हम लोग कहते हैं कैल्प। इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये है, देखिए आइसबर्ग मॉडल जो कुमिन्स ने दिया था। कुमिन्स ने क्या बताया था कि हमारा जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल है
जो बिक्स है वो सरफेस के ऊपर रहता है। सरफेस का मतलब हमारे ऊपर जो है वो क्या है, हम जो दिखा पाते हैं दुनिया को, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कहलाता है बिक्स। जो दुनिया देख पाती है और जो हमारे अंदर छुपा होता है वो होता है कैल्प। कैल्प का मतलब है हमारे अंदर उस लैंग्वेज से रिलेटेड कितना नॉलेज है, वो सारी चीज़ें जो है वो कैल्प कहलाती हैं। और जो कम्युनिकेट करते हैं हम, जो दुनिया को दिखाते हैं जो लैंग्वेज, वो कहलाता है बिक्स। तो ये सरफेस के ऊपर इसको रखा गया है, यानी हमारे बाहर जो है वो दिखता है बिक्स और अंदर हमारे रहता है कैल्प। यानी किसी भी लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं वो कहलाता है बिक्स, और कैल्प जब हम किसी लैंग्वेज को उसका अच्छा नॉलेज जो है हम लोग लेते हैं, उसको लिखने में इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये आ गया हम लोगों का, बिक्स ऊपर है और कैल्प नीचे है, इसको याद रखें आप लोग। ये बिक्स जो है वो यूज़ होता है कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, प्लेग्राउंड में यूज़ होता है, सोशल लैंग्वेज है, ये समाज में जुड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और कैल्प जो होता है वो एकेडमिक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज फॉर लर्निंग। कोई भी चीज़ सीखने के लिए जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कैल्प। ओके गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कमिंस ने दिया था एक और टर्म, उस टर्म को समझेंगे हम लोग। उन्होंने दिया था डुअल आइसबर्ग का मॉडल, यानी एक आइसबर्ग तो हम लोग ने देखा कि इस तरह का आइसबर्ग उन्होंने दिया था, और उन्होंने बताया था बिक्स ऊपर होता है, कैल्प नीचे होता है। ओके, तो ये हो गया। अब जो है उन्होंने डुअल आइसबर्ग मॉडल भी दिया था। डुअल आइसबर्ग मॉडल जो है वो क्या है, अब इसको समझ लें। डुअल आइसबर्ग मॉडल जो है उसमें उन्होंने, कमिंस ने ये बताने की कोशिश की कि डुअल आइसबर्ग मॉडल में एक हिस्सा ऐसा होता है जो दोनों आइसबर्ग में कॉमन होता है। यानी जब हम ये आइसबर्ग बना रहे हैं तो देखिए ये हिस्सा जो है वो, ये हिस्सा कॉमन है दोनों में। तो दोनों में जब ये हिस्सा कॉमन है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। ओके, CUP, कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है, ये कमिंस ने कहा था कि जब हम कोई भी लैंग्वेज, हमारा पहला लैंग्वेज फर्स्ट हम लोग, जो हमारा मदर टंग है वो हम लोगों ने पहले से सीखा है, और लैंग्वेज 2 हम लोग जो है वो बाद में सीखते हैं जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो वो लैंग्वेज 2 होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कमिंस का कि जब हम लोग एक लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका असर ऑटोमेटिकली दूसरे लैंग्वेज पर पड़ता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमने एक लैंग्वेज में जान ली तो दूसरे लैंग्वेज में सीखना वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मान लें हम लोग ऑनेस्टी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ऑनेस्टी का कंसेप्ट हमें पता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, उसका कंसेप्ट अगर हमें पता है एक लैंग्वेज में, तो दूसरे लैंग्वेज में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम पढ़ने में हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि कंसेप्ट हमें पता है और दूसरे लैंग्वेज में जस्ट हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये कमिंस ने बताया था कि जब हम एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो दूसरे लैंग्वेज को सीखने में आसानी हो जाती है, दूसरे लैंग्वेज के लिए एक बेस बन जाता है। उसी बेस को हम लोग कहते हैं कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। ये जो है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए एक कॉमन बेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक आइसबर्ग का मॉडल दिया था, उन्होंने क्या कहा था कमिंस ने कि आइसबर्ग एक ऐसी शक्ल है जिसमें कुछ हिस्सा ऊपर हमें दिखाई देता है और 80% हिस्सा जो है वो पानी के नीचे रहता है। तो 20% हिस्सा जो दिखाई देता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग स्पीकिंग के वक्त यूज़ करते हैं, यानी बात करते वक्त जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो आइसबर्ग के मॉडल में ऊपर रहता है। यानी 20% वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम लोग बोलते वक्त यूज़ करना जानते हैं या फिर यूज़ करते हैं।
ओके। और 80% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन हम लोग उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। यानी हमारे बोलचाल की ज़बान में सिर्फ 20% वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं और 80% वर्ड जो हमें पता होते हुए भी हम लोग उन्हें यूज़ नहीं कर पाते, वो 80% वर्ड्स होते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ें। कुमिन्स ने एक क्वाड्रेंट मॉडल भी दिया था। क्वाड्रेंट मॉडल क्या है? क्वाड्रेंट मॉडल के ज़रिए कुमिन्स ने ये बताने की कोशिश की कि बच्चों को किस तरह का टास्क और किस तरह देना चाहिए, किस तरह का टास्क देना चाहिए और किस सीरियल में देना चाहिए। पहले उन्होंने बताया था 1 2 3 4 4 तरह के टास्क के बारे में उन्होंने बताया था। पहले उन्होंने बताया था कि बच्चों को जब टास्क दिया जाए तो वो इजी होने चाहिए। देखिए ये जो है, ये क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग इजी, पहला जो टास्क है वो आता है इजी के अंडर में, इजी है। पहला जो टास्क उन्हें देना है हमें वो इजी देना है और कंटेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। कंटेक्स्ट बेस्ड यानी जो वो लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड हमें देना है। अब दूसरा जो टास्क है वो भी इजी होना चाहिए लेकिन कंटेक्स्ट रिड्यूस्ड होना चाहिए, यानी कंटेक्स्ट से हटकर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग उससे हट के उन्हें क्लू नहीं देना है, कम क्लू देना है। और पहला जो टास्क था उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लू देकर उन्हें बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा इशारे देकर उन्हें बताने हैं। हाँ, दूसरा जो टास्क है उसमें हम लोग क्लू को कम कर देंगे। तो ये हो गया 2। अब उसके बाद तीसरा, यानी तीसरे स्टेप पर जब आएंगे बच्चों को जो टास्क देंगे वो इजी होगा। देखिए यहाँ पे वो क्या होगा, ये इजी नहीं होगा, वो हार्ड होगा। थर्ड स्टेज पर जो है बच्चों को हम लोग हार्ड टास्क देंगे लेकिन वो कंटेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, यानी कंटेक्स्ट जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को हम उससे मुतल्लिक होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और चौथा जो टास्क होगा वो क्या होगा, वो भी हार्ड होगा लेकिन वो कंटेक्स्ट रिड्यूस्ड होगा, यानी कंटेक्स्ट बहुत कम, उनको क्लू कम देना है। इस तरह जो है बच्चे सीखेंगे। यानी इसका कहने का मतलब है कि कुमिन्स ने कहा था कि बच्चों को पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह उनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले उन्हें इजी काम देना चाहिए जो कंटेक्स्ट रिलेटेड हो, यानी जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। दूसरा जो है वो भी इजी होगा लेकिन उसमें कंटेक्स्ट जो है वो रिड्यूस कर देना है, यानी कम क्लू देना है बच्चों को। और तीसरा जो है वो हार्ड होगा लेकिन बहुत ज़्यादा क्लू देना है, यानी जो पढ़ा रहे हैं हम लोग पहले से उस पर बेस करके बच्चों को टास्क देना है। और चौथा जो है वो भी हार्ड होगा लेकिन बच्चों को कंटेक्स्ट रिड्यूस्ड यानी फ्यू क्लूज देना है। तो इस तरह कुमिन्स ने बताया था कि 4 मॉडल, क्वाड्रेंट मॉडल जो है उन्होंने पेश किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 2 3 4 इस तरह करके हम लोग को टास्क देना चाहिए बच्चों को कुमिन्स के मुताबिक। तो पहले टास्क में हम लोग क्या दे सकते हैं, बच्चों को बुक पढ़ने के लिए दे सकते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला नंबर टास्क। दूसरा नंबर टास्क बच्चों को हम लोग दे सकते हैं कुछ रिटन डायरेक्शन, यानी लिखा हुआ कुछ बच्चों को बताएंगे, वो हो जाएगा हमारा रिटन डायरेक्शन। फोनिक कन्वर्सेशन, यानी फ़ोन पे बात करके उन्हें सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो है वो है साइंस एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं बच्चों को। और चौथा है लिसनिंग टू अ लेक्चर, लेक्चर को सुना सकते हैं या मैथ को किस तरह अप्लाई किया जाए, किस फॉर्मूले को कहाँ, वो हम लोग बच्चों को बता सकते हैं चौथे नंबर टास्क में। ओके, तो ये हम लोगों ने सीख लिया। ओके गाइज, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।